बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक। इमरान खान साहब को आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है उस सूरत में जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया, उसे गैर कानूनी करार दिया। वारंट के ऊपर बात नहीं की, ना ही उसका मेरिट डिस्कस हुआ, लेकिन जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का तरीका था 2 रोज़ कबल, उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब को अदालती तहवील में ही रखा गया है। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में वो गेस्ट रूम में या गेस्ट हाउस में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। उनको इजाज़त दी गई है कि वो अपनी पसंद के तकरीबन 10 लोगों से मिल सकते हैं, जब तक चाहे उनके साथ बैठ सकते हैं। उन तक मालूमात की रसाई तक का बंदोबस्त किया गया है और कल अदालत ने उन्हें हिदायत की है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हों और जो रिट पिटीशन उन्होंने फाइल की हुई है उसके मेरिट्स के ऊपर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच बनाए और समाअत करे। और जो भी समाअत करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस फैसले पर, उस हुक्म पर इमरान खान साहब पाबंदी से अमल दरामद करेंगे। जो आज हुआ उसे अनहोनी कहा जा रहा है, इसलिए कि हुकूमत समझती है कि इमरान खान साहब को दुरुस्त गिरफ्तार किया गया था, एक दुरुस्त तरीके से गिरफ्तार किया गया था। और आज जब चीफ जस्टिस साहब के सामने वो पेश हुए और जो इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब और जनाब इमरान खान के दरमियान जो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई और जो मुकालमा हुआ, हुकूमत को उस पर भी बड़ा एतराज़ है। और हुकूमत को इस बात पर भी बड़ा एतराज़ है कि कैसे एक ऐसा शख्स, एक एक्यूज्ड जिसको जिस्मानी रिमांड पर दिया गया हो, उसकी गिरफ्तारी को, उसके गिरफ्तारी के तरीके को अदालत नल एंड वॉइड करार दे दे या उसे इल्लीगल करार दे दे। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। ज़्यादा मुतनाज़ा ये गुफ्तगू, ये सारा मामला उस वक्त हो गया जब 2 ऑडियो लीक्स आज फिर सरफेस की। एक वो ऑडियो लीक जिसमें जनाब इमरान खान और मुसर्रत चीमा साहिबा गुफ्तगू फरमा रही हैं और इमरान खान साहब की बातों से ये लग रहा है कि वो पहला इशारा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ कर रहे हैं, जिसमें वो ये फरमाते हैं कि फ़लाना किन से ऑर्डर लेता है, उनसे ऑर्डर लेता है। वो आज़म सवाती साहब को कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएँ, उधर भी देखें, तो उससे बहुत सारे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी गुफ्तगू ख्वाजा तारिक रहीम साहब, जो कि एक सीनियर वकील है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुंसलिक हैं, हामी हैं उनके बहुत बड़े, उनकी और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की, जो कि सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी हैं और मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं और उनकी ओवरऑल जो कॉन्टैक्ट्स हैं और अदालती प्रोसीडिंग्स के हवाले से जो उनका तजर्बा है वो माना जाता है। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट यानी ख्वाजा तारिक रहीम साहब से गुफ्तगू की, जिसमें ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत तशवीशनाक है। वो क्या कह रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ये बड़ा अहम कह रहे थे। और याद रखिए फैसला उस वक्त नहीं आया था, लेकिन फिर भी क्या फरमा रहे थे, सुनिए। ठीक रास्ता जी, कुछ भी नहीं, बस बुलाया इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट। वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। वो ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस पर, चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा। वो मार्क कर देगा उन्होंने कियानी नु, मोहसिन कियानी नु। मोहसिन कियानी बेल कर दे। चल और गल कर। अब ये गुफ्तगू सामने आई है, बादियों नज़र में एक मुबैना गुफ्तगू है। इसके उस हवाले से हुकूमत कह रही है कि ये तो सब कुछ सामने आ गया और इस ऑडियो लीक से तो पूरी कलई खुल गई और सबको पता था कि क्या होने जा रहा है। खैर बहुत से लोगों ने इसके बारे में गुफ्तगू की, खाकसार ने भी की कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और जो रवैया था आज ख़ास तौर पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी फ़ैसला नहीं आया था, बड़ा जारहाना रवैया था। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इमरान खान साहब पर तंज़ भी किया और उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब का जो ख्वाहिश थी कि मुल्क में अमन हो, उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ कलमात फरमाए जो कि यकीनी तौर पर लोडेड कलमात थे, तंज़िया कलमात थे, लेकिन मायूसी की थी सूरत छाई हुई थी हुकूमत के ऊपर। फिर अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लिहाजा हुकूमत तो इस वक्त एक फिक्स के अंदर है, लेकिन जो कॉन्डक्ट अपनाया गया आज अदालत के अंदर और जो मामलात वहाँ पर चले, क्या वो कानून और आइन के बिल्कुल मुताबिक है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, जुमन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के। आपका बहुत शुक्रिया। हमें इमरान खान साहब के वकील जनाब अली गौर खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पे हबीब अकरम साहब मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हसन रज़ा पाशा साहब के पास लेके चलता हूँ। भाई साहब ये फरमाइएगा,
आपके लिए ये कितना तशवीशनाक है, या आप समझते हैं कि नहीं, इन ऑडियो लीक्स को जो सरफेस पर आ रही है इनको अहमियत नहीं देनी चाहिए, या जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब और जो बात हो रही है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के दरमियान उसकी कोई अहमियत नहीं है? मैंने अर्ज़ किया कि इससे मिलती जुलती गुफ्तगू मुझे भी अपने किसी सोर्स से पता चली कि ऐसा ही कुछ मामला होने वाला है, तो मैंने भी अर्ज़ की कि ये मामला तो शायद पहले से तयशुदा है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसने मुतनाज़ा बनाया है? क्योंकि अगर मैं कहूँ को और कहे तो और बात है, ये तो एक ऑडियो लीक है, एडमिसिबिलिटी की बात तो बाद में आती है, लेकिन क्या इससे कोई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है आपके नज़दीक या नहीं? देखिए मुनीब साहब, ऑडियो लीक्स तो माजी करीब में जाएं तो एक ऑडियो लीक हुई थी एक डोगर साहब वाले केस की फिक्सेशन की एक मखसूस बेंच पे, और वो फिर केस फिक्स भी हुआ, और ऑडियो लीक पहले हो चुकी थी जब प्रोसीडिंग्स हुई, और उस पर फिर वही प्रोसीडिंग्स हुई जो ऑडियो लीक में एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो फिर मतलब पहले तो हम ये समझे कि शायद ऑडियो लीक होने के बाद बेंच खुद ही कहे जी कि हम ये नहीं सुनते, एक चीज़ प्रेमा फेशी एक चीज़ सामने आ गई है और उस पर हमारी क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन मार्क है तो हम नहीं सुनते। लेकिन बेंच ने वो केस सुना भी, उस पर फिर एज पर एक्सपेक्टेशंस वो उनको रिलीफ भी दे दिया जो रिलीफ उस ऑडियो लीक में एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर अभी ये जो ऑडियो लीक हुई है जो इस वक्त, इसमें ये है कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, हो सकता है कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने उनसे पूछा हो कि आपकी क्या राय हो सकती है कि अब क्या होगा, तो उन्होंने एक अपने तजर्बे की रोशनी में ये कह दिया हो कि अब इस तरह होगा इस तरह होगा। लेकिन इसमें जो सबसे अलार्मिंग बात है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम क्यों लिया? देखिए वहाँ पे 8 और भी जजेस हैं और वो भी इक्वली क्रिमिनल केसेस भी वो कर रहे हैं, बेल एप्लीकेशंस भी सुन रहे हैं, और ये कोई इतना कोई वो मेरिट पे वो बेल का डिसीजन नहीं होना, इस बेल का सिर्फ प्रोटेक्टिव बेल है। सही है। किसी भी जज के पास प्रोटेक्टिव बेल लगेगी तो उन्होंने दे देनी है, चूंकि नैब की हालिया अमेंडमेंट के तहत वो ट्रायल कोर्ट के पास ही ये जाना है और ऑन मेरिट अगर इस बेल की सुनवाई होनी है तो ट्रायल कोर्ट के पास तो बेल तो हो जानी है अदरवाइज भी। बट ये लीगैलिटी ऑफ वारंट का मामला, गौहर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। गौहर खान साहब पहले तो ये फरमाइएगा इख्तिसार से, आप इमरान खान साहब के पास गए हैं जहां इस वक्त वो मुकीम है गेस्ट हाउस में? नहीं, मैं अभी नहीं गया क्योंकि कल की केस की तैयारी थी तो उसके सिलसिले में मैं इधर ही हूँ। अच्छा। लेकिन कोर्ट में मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। अच्छा, दूसरी बात ये गौहर खान साहब फरमाइएगा कि कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे तो एक तो तासुर ये है कि वो प्रोटेक्टिव बेल शायद लेनी है, क्योंकि मामला तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में जाना है, आपने ट्रायल कोर्ट से ही बेल लेनी है अगर मामला चलना है। लेकिन जो लीगैलिटी ऑफ वारंट है, क्या आप उसको कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं थ्रू रिट पिटीशन? नहीं, देखिए लीगलिटी ऑफ वारंट का जहां तक ताल्लुक है तो वो तो हाई कोर्ट ने पहले कह दिया था कि जहां तक वारंट की एग्जीक्यूशन का ताल्लुक है तो कोर्ट ने उस पर कंटेम्प्ट का भी कर दिया, इंक्वायरी और FIR का भी कह दिया था। बट हमारे वारंट की एग्जीक्यूशन मेड इन मूलर को लॉफुल कर दिया था, वो तो हाई सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। अच्छा। अब कल जिस पर्पस के लिए हमने जाना है वहां पर तो कोर्ट ने देखा है कि जिस भी सुपरस्ट्रक्चर बन गया था, यानी जिस वक्त हम उस कोर्ट में इंटर हो रहे थे प्रेमिसेस में बायोमेट्रिक्स के लिए, नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन। नाउ मई को जिस वक्त हम बायोमेट्रिक्स के लिए जा रहे, नाउ वी आर बैक टू दैट, विच मीन्स कि उस वक्त हमें इंक्वायरी की कॉपी दी गई थी, ना हमें इल्म था कि यहाँ वारंट इशू हुआ है। तो हमने कोर्ट को इस्तदा यही की थी कि हमें वारंट की जो इंक्वायरी हुई है उसकी कॉपी हमें दी जाए, हमें रीजंस बताया जाए और मीनवाइल हमें प्रोटेक्शन दे दे। तो ये मुमकिन है कि कोर्ट कहे कि आज मैं इस पिटीशन को ऐसे ट्रीट करूंगा एज इफ मेरे सामने ये मई 9 को ये पिटीशन सबमिट हुई है, और अगर कोर्ट ने कहा कि नाउ इट्स बीन डिस्क्लोज कि देयर इज अ वारंट तो हम आपको प्रोटेक्टिव बेल देते थे। और प्रोटेक्टिव बेल जो है वो प्री अरेस्ट बेल, वो तो अब लॉ चेंज हो चुका है और वो जुरिस्डिक्शन अभी नेब कोर्ट के पास है, लिहाजा हम आपको प्रोटेक्टिव बेल दे देते हैं, आप विद इन 7 डे 5 डे 3 डेज कोर्ट से रुजू कर।
कर ले तो वो भी हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया गौर खान साहब आपका, जो कानूनी पोजीशन इमरान खान साहब के वकील ने हमें बताई। अज़मा बुखारी साहबा, इसमें अनयूजुअल क्या है? एतराज़ जो हुकूमत की तरफ से भी किया जा रहा है कि बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल गया, रिवर्स किया है क्लॉक को, जो हाई हेडेडनेस दिखाई गई हुकूमत की तरफ से या रियासत की जानिब से, उसको करेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मामला तो अभी भी प्रोटेक्टिव बेल का जाएगा हाई कोर्ट के सामने और फिर नीचे जाएगा बाकायदा तौर पर ट्रायल कोर्ट के सामने। बहुत शुक्रिया मुनीफ। वैसे तो देखिए, इस मुल्क में प्रोटेक्टिव बेल्स का मौसम है और वो भी सिर्फ इमरान खान के लिए है। वो घर बैठ के प्रोटेक्टिव बेल लेते रहे हैं और जो है वो जब चाहें वो प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं। प्रोटेक्टिव बेल की कभी डेफिनेशन किसी ने पढ़ने की, देखने की कोशिश की कि उसको जो है वो अपनी ट्रायल कोर्ट में जाना भी होता है, उसने तफ्तीश में जिस केस के अंदर जिसके ऊपर जो मामला चल रहा है उसके अंदर उसने शामिल तफ्तीश भी होना होता है। इमरान खान पिछले 1 साल से किसी भी केस के अंदर जो है वो ना शामिल तफ्तीश हुए हैं, ना वो जवाब जमा कराने की, वो प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर जिंदा है। और मैंने जो है वो आपने कहा कि आपको भी पता था कि जो है ये सब होने वाला है, यही तो रोना है हमारा कि आप सब लोगों को कैसे पता था जब जो है ये अगर इतना ही ओपन था, इतना ही मामला तय हो जाता तो हमारा तो फिर चीखना बनता है कि नहीं बनता है। दूसरा मुझे ये बताइए, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप भी वकील हैं, हसन पाशा साहब भी जो है वो बता सकते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल बल्कि शायद दुनिया की किसी जो है अदालती हिस्ट्री में बता दें मुझे कि कभी एक वारंट जो है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ वो फिर वो रिवर्स हुआ और रिमांड जो है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खत्म कर दिया हो और जो है वो इस किस्म का जो है वो प्रोटोकॉल और एक ट्रीटमेंट जो है इमरान खान साहब को दिया हो। दूसरा, पाशा साहब ने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने बड़ा मतलब माइंडली जो है वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो है वो बात को कह दिया कि वो इत्तफाकन पूछा होगा तो उन्होंने बता दिया, इतना इत्तफाकन नहीं है वो। अच्छा। अगर वो ऑडियो सुने वो बहुत सीरियस है। अच्छा। उसके अंदर वो कह रहे हैं 4 बजे वो बता रहे हैं कि 6 बजे क्या फैसला आने वाला है, फिर वो बता रहे हैं कि कल क्या होने वाला है, कि वकील जो है वो ऑब्जेक्ट करेंगे आमिर फारूक साहब पे और आमिर फारूक साहब खुद ही मार्क कर देंगे मोहसिन कियानी साहब को और बेल हो जाएगी। और आप ये देखिए कि पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से जो है वो कल दोबारा से कॉल दी गई है वर्कर्स को, उनको इस्लामाबाद बुलाया गया है और इमरान खान का खिताब जो है वहां होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था? अगर सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ बात माननी है और बंदियाल साहब की सिर्फ बात माननी है तो क्या उन्होंने नहीं कहा था कि ये पब्लिक, यही तो हमारा रोना है कि इमरान खान ढाल बनाकर पब्लिक को जो है वो इस्तेमाल करता। और आज एक चीज है, सिर्फ पाकिस्तान जो एक इतने मुअज़्ज़ज़ इदारे के सरबराह हैं, एक ऐसे दहशतगर्द, एक ऐसे जो है वो डकैत को, एक ऐसे मुजरिम को जो इतने बड़े बड़े हीनियस क्राइम से बोले, जिसकी कॉस्ट पे पाकिस्तान पिछले 3 दिन से जल रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी हो रही है, उसको देख के चीफ साहब बहुत मुस्कुराए, उनको बहुत खुशी हुई, उनको तमाम जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इसके ऊपर उनको कोई इतराज नहीं है। इसीलिए उन्हें तशवीश हुई, उन्हें तशवीश थी, उन्होंने कहा इमरान खान साहब को कि आपको कंडेम करना चाहिए और अमन कायम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने कंडेम किया। उनको आदत है कि वो जो है मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। इमरान खान ने एक तो मजम्मत नहीं की, दूसरी बात उन्होंने हमेशा से वो बरी उज़्मा हो गए, उन्होंने कहा मैं तो अंदर था, मुझे तो पता ही नहीं। क्या इमरान खान एक फौजी अफसर का नाम ले लेकर लोगों को नहीं घुसाते रहे? क्या नहीं कहते रहे कि मेरे कत्ल का जिम्मेदार ये होगा, मुझे कुछ हुआ, इसको मत छोड़ना? नहीं कहते रहे, मेरा बदला इनसे लेना, मेरा बदला इनसे लेना नहीं कहते रहे? नहीं, मेरा तो आर्गुमेंट अज़मा बुखारी साहबा है ही है ना। मैं तो एक बहसियत पाकिस्तानी कहता हूँ कि हाई कोर्ट में जो कि अगेन रियासती इदारा है, वहाँ शीशे टूटे हैं बायोमेट्रिक रूम के, उसको तहस नहस हुआ तो वो तौहीन के ज़ुमरे में आता है। यहाँ रियासत की अलामत है जिन्ना हाउस, वो जल गया सारा, MES के दफ्तर जल गए, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जल गई, तो वो पता नहीं किसकी तौहीन हुई है। मतलब मैं बहसियत पाकिस्तानी, मेरी तौहीन हुई है, मेरे रियासत की तौहीन हुई है। मैं मुनीब यही कहने वाली थी, सिर्फ मुझे 2 जुमले कहने की इजाजत दे दो। अगर इमरान खान को 2014 में जब उसने पार्लियामेंट पे हमला किया था, जब वो पीटी के अंदर उसने दंदनाया था, जब उसने इस्मत जुनेजो को ईंटें मारी थी, जब उस वक्त पुलिस स्टेशन उस वक्त उसने जलाए थे और वो आज भी उसने बड़ा क्लिनिक किया, मैंने तो कभी दहशतगर्दी को कोई फरोग नहीं दिया। इसकी सियासत दहशतगर्दी से शुरू होकर दहशतगर्दी पे खत्म होती है, फिर ये टांग पे टांग रखकर उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इश्तिहारी होते हुए 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कराने के लिए सामने बैठता रहा, इसको किसी ने नहीं पूछा। फिर 25 मई के वाकयात के ऊपर बड़ी कन्वीनियंटली बंदियाल साहब और उनके बेंच ने कहा हो सकता है उनको पता ना चला हो कि हमारा मैसेज क्या था। उस वक्त थी 25 मई को इसने जलाओ घेराव कराया, इसको किसी ने नहीं पूछा। उसकी रस्सी दराज है
इमरान खान इस वक्त कौमी सलामती बन चुका है। इमरान खान जो कहता है मैं हूँ तो पाकिस्तान जो है वरना 3 टुकड़े भी हो जाएंगे, फौज भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और जो हरकतें इन्होंने खाली जलाओ घिराव नहीं किया, जो इन्होंने इनके मुसल्ला लोग मौजूद थे, इन्होंने फायरिंग की है सामने से, इन्होंने डकैतियां की हैं जाके अंदर, और जो वर्दियां चोरी करके आए ये जगहों के अंदर से, उन वर्दियों के साथ उन्होंने क्या किया, हमें भी सियासी इख्तिलाफ रहा है और के सियासी किरदार पे आज भी होगा, लेकिन ये वर्दी जो है ये किसी एक शख्स की नहीं है, ये वर्दी हमारी 23 करोड़ आवाम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक हो गया। आपको नजर हमारे साथ तो कह रही है पाकिस्तान इज अनगवर्नेबल, पाकिस्तान रियासत खत्म हो रही है, ये खत्म हो चुकी है। कमाल बात कर रहे हैं, उसके बाद उसको देख के साहब खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा नहीं बट साहब ने अपना आके भेजा। अच्छा ये हबीब साहब का मौका लेने दीजिए। हबीब अकरम साहब, ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट कहा जा रहा है इमरान खान साहब को दिया गया है, यानी ठीक है क्लॉक रिवर्स करना तो एक कानूनी प्रोसीजर है, अदालतें केस रिमांड भी करती हैं, गिरफ्तारी का तरीका गैर कानूनी भी करार दिया जा सकता है, मुझे अचंभा नहीं हो रहा। हाँ ये ज़रूर है कि जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं या कैसे किसी को कैसे पता चल गया कि जी ये फैसला आने वाला है, वो चले उस कंट्रोवर्सी में अगर कोई ना पड़े। ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि क्लॉक ज़रूर रिवर्स करें, लेकिन आप हिफाजती तहवील में रख रहे हैं, हुकूमती सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रखा जा रहा है, और फिर तहवील में रखने की तो उस सूरत में ज़रूरत होती कि अगर उस वक्त इमरान खान साहब किसी की तहवील में होते गिरफ्तारी से पहले, he was a free man, he entered into the court premises as a free man, और उन्होंने अदालत के सामने उन्होंने मामलात रखने थे, तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट, इस पे हुकूमत को बहुत एतराज़ है, और साथ फिर जो चीज़ें बाहर आ रही हैं वो भी बहुत तशवीशनाक है। देखिए जहां तक स्पेशल ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल ये इमरान खान साहब के साथ कोई गैर मामूली तो नजर नहीं आ रहा। मिसाल पहली यानी जब 2022 में की हुकूमत थी जो गिराई गई थी, उस वक्त मैं तो ये समझता था कि आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट के अंदर के मामलात को सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ वो देखे बल्कि उसके बाद असेंबलियां तोड़ने की एडवाइस वापस की, असेंबलियों को इनफैक्ट बहाल किया और मौजूदा हुकूमत वजूद में आई। तो वहां से जो कुछ हुआ तो बेहतर कीजिए आज हाइंडसाइट में मुनीब, हम वापस अगर 2022 में जाए, अगर उस वक्त इमरान खान साहब के कहने पे इलेक्शन हो जाते तो हालात ज्यादा पेचीदा थे, या आज इलेक्शन हो जाए या आज के हालात ज्यादा पेचीदा है, इलेक्शन नहीं हो रहे। तो देखिए अब वहां पे तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब वहां असल मसला जो है वो वहां हुआ था। दूसरी बात है जहां तक ये है कि ये ऑडियोज के ये जो हमारे दोस्त अब्दुल कीम सिद्दीकी और ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो का सामने आना, देखिए मैं खुद रिपोर्टर हूँ, मैं खुद लोगों से बात करता हूँ, जब भी कोई इंपॉर्टेंट केस होता है वकीलों से बात करता हूँ, आपको करते होंगे, आप खुद भी वकील हैं, तो लिहाजा हम तो एक लोगों से बात करते हैं और बाज़-औक़ात इस तरह की वो बड़ी डिटेल से, जाहिर है जिसका रोजाना का काम है वकालत में अदालत में, तो वो हमें बताता है कि जनाब अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा अब एक उस मामले को अगर आप समझते हैं कि खास माहौल में आपने रंग देना, तो पॉलिटिकल पार्टी के पास तो बहरहाल ये आजादी हासिल होती है कि वो किसी भी एक अपनी मर्जी का रंग दे के अपनी स्ट्रैटेजी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसके दरमियान फिट कर सके। तो अब यहाँ पे अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी केस में पकड़ा जाए, अब वो तो जाहिर है ये तो केस टू केस ही देखना होता है। मैं इतनी बड़ी बात कहने से कासिर हूँ कि ठीक हो गया, ये कोई अलग चले ठीक। मुझे 1 मिनट मौका दीजिएगा जरा। जी आप बस बिल्कुल वक्त जरा कम है, बोल लीजिए। गुजारिश ये है कि महजबीन आंटी और राफिया आंटी के बना हुआ हाथ का खाना भी भिजवा दे इमरान खान साहब को, वो ज्यादा खुश हो जाएंगे। अच्छा। और दूसरी बात ये कि जितनी कन्वीनियंटली जो है वो हबीब साहब ने बड़ी वो कह दिया कि ये रूटीन की बात है, रूटीन की बात नहीं, उन्होंने फैसला सुनाया जो सच साबित हुआ, और वो कल का फैसला भी सुना रहे हैं बाय द वे। और एक इमरान खान और मुसर्रत चीमा की भी वीडियो है, ऑडियो आई है, जिसके अंदर बाकायदा इमरान खान कस्टडी के अंदर होते हुए वो उनको गाइड कर रहे हैं कि लेके जाओ सुप्रीम कोर्ट, उसको मैसेज दे के आओ, उसको मैसेज पहुंचा दिए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वहां लेके जाओ और वहां पर जाकर ठीक हो गया, वो हो नहीं रहा, वो सामने हो नहीं रहा, ये पागल है हम क्या? चले वो नजर आ रहा है सबको, वो नजर आ रहा है सबको, ठीक है, असेंबली तोड़ दो, वो कहेंगे जो है मुल्क तोड़ दो, चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। हसन रजा साहब, भाई साहब टुवर्ड्स द एंड, कल ये जो बातें सामने हुई हैं आपको क्या नजर आ रहा है सर? जो बातें ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने कर दी, अब उसमें चले वो साबित सच होती है नहीं, बट क्या लाइकली, व्हाट इज लाइकली टू हैपन टुमारो?
सर मैं मुनीब साहब एक चीज़ आप शायद मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि रूटीन में किसी कोई सहाफ़ी अगर किसी वकील से पूछता है कि आप क्या समझते हैं और वो अपनी राय देता है तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंस जो चीज़ नज़र आ रही है वो है कि तारक रहीम साहब ने बाकायदा नाम ले लिया एक जज साहब का कि फ़लाँ को मार्क करेंगे। ये ज़्यादा अलार्मिंग है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनका क्यों नाम लिया। 7-8 और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, अगर वो ये कह देते कि वो किसी और जज को मार्क करेंगे तो फिर हम बैन नहीं इस बात को तस्लीम कर लेते ख्वाजा तारक रहीम साहब को। लेकिन इमरान खान के वकील एतराज़ करेंगे जो है वो आमिर साहब ये भी और इसमें मुनीब साहब एक और बात कि क्या ये एनालॉजी जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में है कि बारहा एक फरीक के कहने पे बेंच नहीं बनाया जा रहा, चेंज नहीं किया जा रहा, कुछ जजेस को रिक्यूज करने के लिए कहा जा रहा है और वो नहीं हो रहे, और कहा यह जा रहा है कि क्या हर पार्टी के कहने पे जजेस छोड़ देंगे तो ये तो एक राह गुजर बन जाएगा, राहदारी बन जाएगी, हर बंदा कहेगा। तो क्या आजकल अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब पे एतराज़ होगा तो क्या उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो कहें जी क्यों, व्हाई नॉट मी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई नहीं ये बात प्रेसिडेंट सेट भी हो गया। मैं मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ चौधरी सरवर साहब मौजूद होंगे कुछ बड़े इंकशाफात के साथ। जिस केस का जिक्र हो रहा है अल-कादर ट्रस्ट का, उसका बड़ा बैकग्राउंड है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद अब तक मंजर आम पे नहीं आई। चौधरी साहब से हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब फॉर्मर गवर्नर हैं पंजाब के और 3 दफ़ा मेंबर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के और आजकल चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, सूबाई सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब आपका एक ताल्लुक़ रहा है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रहे हैं और हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और बड़े करीब भी थे इमरान खान साहब के उस वक्त। ये सारे मामला उसी वक्त के हैं। ये जो अल-कादर ट्रस्ट वाला सारा मामला चल रहा है, जो इमरान खान साहब के ऊपर इन प्रिंसिपल आजकल केस भी है नैब का, इसके बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन थी जब ये सिलसिला शुरू हुआ? क्योंकि मेन इसके अंदर 2 इल्ज़ाम है ना, एक तो ये कि नहीं पैसा था, वो आया, वो किस तरीके से आया और कैसे आया। दूसरा ये था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, मफादात के टकराव का, कि इमरान खान साहब ने इससे कुछ ज़ाती फ़ायदा हासिल किया है। लेकिन जो पहला लोग एतराज़ करते हो, कहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए रकम मुख्तस की है या उसके लिए जगह मुख्तस की है, ट्रस्ट बना रहे हैं इमरान खान साहब, तो उस पर उनको क्यों रगड़ा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया। देखें, इस जो ना मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज़, इससे मैं पैशनेटली इन्वॉल्व इसलिए भी हूँ कि जब मैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट था यूनाइटेड किंगडम में, तो जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे या हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन थी, वो हमेशा जब भी मेंबर्स ऑफ़ पार्लियामेंट को मिलते थे तो उनका ये मौक़िफ़ होता था कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हुक्मरान हैं या जो बिज़नेस के लोग हैं वो टैक्स चोरी करके या करप्शन करके या हुक्मरान करप्शन करके पैसा जो है वो बरतानिया ले आते हैं, लंदन ले आते हैं और उन्होंने इनको सेफ़ हेवन बनाया हुआ है। और मेरे ख्याल में यही एक बयानिया था इमरान खान का जो सबसे ज़्यादा अवाम में मकबूल था। उन्होंने ARU बनाया कि लोग पैसा यहाँ से लूट के जी बाहर बिल्डिंग बना ली, वहाँ चला गया, ये पैसा यहाँ से आया मुल्क में नहीं रखते, वापस नहीं आता और हम ये $300 बिलियन या $200 बिलियन वापस लेके आएंगे। तो ये कानून फिर उस वक़्त हम जो MP से उन्होंने ये कानून बनाया वहाँ पर कि अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कोई बंदा पैसे लेके आता है तो उसका जो सोर्स है वो चेक मांगा जाए। ठीक है। और अगर वो चेक जो है अपने इनकम टैक्स के गोशवारे वगैरह ना दिखा सके तो फिर वो जायदाद जो है, जो पैसा है, वो बरतानिया की हुकूमत कंफिस्केट कर लेगी और जिस मुल्क से वो पैसा आया है उस मुल्क की हुकूमत को वो पैसा जो है पेरेंट स्टेट जो है उसको दे दिया। और बहुत से मुल्कों को वहाँ पर पैसा रिकवर किया गया और ऐसे दिया गया। तो एक पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून, ठीक है, उससे भी 190 मिलियन पाउंड जो है वो हुकूमत ने
उनसे कहा कि भी हम ये बताएं कि ये इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर सके। लिटिगेशन में जाने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि भाई ये वो सेटलमेंट होगी, वो सेटलमेंट होगी, और उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो था वो बरतानिया की हुकूमत के जरिए वो एनसीए के थ्रू, नेशनल क्राइम वही करती है, और इस बिल पास होने के बाद फिर नेशनल क्राइम एजेंसी बनाई गई जिसके ज़िम्मे ये काम था। तो उन्होंने ये आज के जो है 190 बिलियन डॉलर तकरीबन 70 अरब रुपया जो है वो बनता है। 190 मिलियन पाउंड 70 अरब रुपया इस वक्त आज के दौर में, आज के करेंसी के रेट में। तो वो पैसा उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दे दी। जो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो गलत हुआ, गैर कानूनी भी हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अखलाकी भी हुआ, हमारी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत का पार्ट था। तो उन्होंने पैसा वो जो है वो पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून को दे दिया, जो कि कम अज़ कम मेरी अकल और समझ से बालातर है। आपको ये जब हो रहा था तो उसके बारे में मुझे पता चला कुछ देर बाद। अच्छा। और दो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो मेरे लिए शॉकिंग थी। एक तो मैं नहीं समझता कि ये जो शहजाद अकबर और दूसरे लोग जो थे उन्होंने खान साहब को मिसलीड किया, कहाँ से प्रेशर आया, क्यों हुआ, क्योंकि अगर, और यही मैं बार बार ये मेरा मौक़िफ़ था जब मैं हुकूमत में था कि मुशावरत का अमल इख्तियार करना चाहिए, फ़र्द वाहिद फ़ैसले ना करें, उससे नुकसान होता है। मतलब ये करने का आपके नज़दीक ये जो इमरान खान साहब ने कैबिनेट में बुलाया और कैबिनेट के अंदर मामला आया, सील्ड लिफाफे के अंदर था, उसको देखने की इजाज़त नहीं थी, कैबिनेट के मेंबरान ने कहा कि हमें दिखाया जाए, कुछ ने एतराज़ किया, नहीं दिखाया गया, ये शहजाद अकबर साहब की फरमाइश या उनकी वो नहीं थी एडवाइस, ये इमरान खान साहब की मंशा थी? नहीं, मंशा नहीं थी। मंशा तो ये थी कि उन्होंने जब पता किया कि ये पैसे प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से उसके बिजनेस जो है टाइकून उसके अकाउंट में नहीं जा सकते, उसके लिए कैबिनेट की अप्रूवल जो है वो सेटलमेंट अकाउंट, तो सेटलमेंट। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये मुशावरत का अमल होता, फर्द वाहिद के फैसले ना होते, तो अगर खान साहब को किसी ने मिसलीड किया था तो जब ये काबीना के पास जाता कि भाई ये इशू है, तो काबीना यकीनी तौर पर इसको रिजेक्ट कर देती। वो कभी अलाउ ना करते। काबीना में गया, लेकिन काबीना में गया तो उसको कहा गया कि ये स्टेट सीक्रेट है। और उसमें मैं जो परेशानी वाली बात, एक तो ये है कि पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो पैसा जो हुकूमत के अकाउंट में जाना चाहिए था 70 अरब, वो बिजनेस टाइकून के अकाउंट में चल गया। दूसरी जो सरप्राइजिंग और शॉकिंग बात है कि 38 फेडरल मिनिस्टर्स किसी डॉक्यूमेंट के बगैर पढ़े दस्तखत कर दें कि ये स्टेट सीक्रेट है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम के काम का बहुत बड़ा सवाल। और उसके साथ साथ ये भी है, मैं समझता हूं कि लम्हा फिक्रिया ये भी है कि जज साहबान को भी तो ये सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, जो भी था, तो उनको भी ये पता करना चाहिए था कि भाई ये पैसा जो आया है कहाँ से आया है, लेजिटिमेट पैसा है, कैसा है। और दूसरी बात मदी मैं आपको बताऊं, मतलब इस केस के ऊपर कोई शो मोटो नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। आजकल तो छोटी छोटी चीजों पर हो जाते थे ना। मतलब एक अहम बात जो मैं करना चाहता हूं कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन चीज़ों को रोकने के लिए कानून हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं करते, या हम कानून नहीं बनाते। क्या वजह है कि पाकिस्तान में अरबों रुपया जो है मुलाजमों के अकाउंट पे, तमाम लीडरों के, कौन सा लीडर है जिसके अकाउंट से पैसे जो हैं वो उनके मुलाजमों के अकाउंट से नहीं लिखने, अपोजिशन हो, दूसरे हो। तो ये बरतानिया में क्यों नहीं होता, यूरोप में क्यों नहीं होता? इसलिए वहाँ पर नहीं होता कि अगर कोई बंदा जाके 5000 पाउंड की रकम भी जमा कराना जाता है तो उससे बैंक मैनेजर पूछता है कि ये पैसा कहाँ से आया है, क्या तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है, क्या तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो यहाँ पर बैंक जो है अरबों रुपया लोगों का, चपरासियों का, नौकरों का जो है बैंक में जमा कर लेते हैं, पूछने वाला वहाँ तो बैंक के लाइसेंस कैंसिल हो जाए। एग्जैक्टली, बट यहाँ दो इलीगल काम आप एक जो सरफेस पर नजर आ रहे हैं। एक ये कि इमरान खान साहब ने ये पैसा जो कि रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था वो एक सेटलमेंट अकाउंट में, एक लायबिलिटी अकाउंट में चला गया सुप्रीम कोर्ट के। एक वो, दूसरा जो सबसे बड़ा एतराज़ जो नैब का केस है वो ये कि जी ये आपने वहाँ पैसे कैसे दे दिए और बाद में आपने ज़ाती मफाद के लिए ट्रस्ट की ज़मीन 458 कनाल ली। लेकिन इमरान खान साहब के वकला का और उनकी पार्टी का ये दिफा है कि देखिए जी ये तो ट्रस्ट के लिए ज़मीन ली गई थी, यूनिवर्सिटी बननी थी, रफा का काम होना था, तो इसमें ज़ाती फ़ायदा किसका? मैं आपको कहूँ, बरतानिया में अगर हम 40 पाउंड से ज़्यादा किसी से जो है प्रेजेंट इन काइंड ले लें
तो उनके बारे में हर चीज़ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में आ जाती है। अच्छा, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है किसी से अगर ज़ाती फ़ायदा ले ले और मेंबर्स उसमें डिक्लेयर करे तो उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई अगर करेगा तिजारत करेगा या उससे बेनिफिट लेगा। देखें बात यह है कि आफ्टर ऑल जो बिजनेसमैन है वो अगर किसी को 1 करोड़ रुपया देता है तो उससे 50 करोड़ का बेनिफिट लेता है। तो आप यहाँ पर देख लें 70 अरब रुपए का बेनिफिट प्रॉपर्टी जो टाइकून है उसने लिया है और 5-7 अरब रुपए का बेनिफिट जो है वो अल-कादर ट्रस्ट को दिया है। तो ये जो जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है ये बदकिस्मती से या जो भी आप कह लें तो ये कोई फ्री तो नहीं किसी से जो है फ़ायदा जो वो तो सारी बात है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब का ये मैं दोबारा कहूँगा उनका दिफा ये है कि भाई वो मैंने कुछ ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं ली, मैंने उस पर घर नहीं बनाया, मैंने उसको अपनी कोई फार्म हाउस नहीं बनाया, मैं तो उसको इस्तेमाल कर उसको दिया, उन्होंने एक रिफाई इदारा बनाना था, ट्रस्ट बनाना था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो गया? देखें ये तो फैसला कोर्ट ने करना है, मैं तो इस पे कोई कमेंट जो है करने की पोजीशन जो है वो नहीं हूँ। मैं तो ये सिर्फ कहता हूँ कि अगर पैसा, देखें हमारा टोटल बयानिया ये था कि हमने इन लोगों से पैसा रिकवर करके पाकिस्तान ले आना है। मुझे बताएं कि अगर एक मुल्क जो है जो पैसा रिकवर करता है वो आपके मुल्क को देता है और उनको पता चले कि वो पैसा आपने जिससे रिकवर किया है उसके अकाउंट में डाल दिया तो फिर कौन आपको वो रिकवर पैसे करके दे? फिर तो पूरा बयानिया जो है हमारा टोटल खत्म। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, इमरान खान साहब का खैर अभी मामलात कोर्ट में चल रहे हैं, अब अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, वो तहवील में है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। जो उसके बाद हुआ पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई इंडिकेशन तो जारी बात है किसी को क्या आ सकती है, लेकिन जो कल्चर बन गया है कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी अरूज पर है, लेकिन उनका कारकुन बड़ा वायलेंट है और वो उस वायलेंस की जद में अब रियासत पाकिस्तान और उसकी अमलाक भी आ गई। जो कुछ हुआ लाहौर के अंदर आप भी रह रहे हैं, ये क्या कल्चर है जमात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इसे प्रमोट किया जाता था या नहीं किया जाता? पहली बात तो ये है कि ये डेफिनेटली आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले ये पार्टी का कल्चर जो था वो नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भी जो तहरीक इंसाफ को एक कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स में लेके जा रहे हैं और मिलिटेंट रवैया जो है वो बनता जा रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नुकसान में है, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के भी नुकसान में है। देखें कल के जो वाक़यात हैं, जो आज के जो वाक़यात हैं, उसमें अगर किसी को खुशी हुई है तो इंडिया के लोग और इंडिया के टेलीविज़न सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्टेट ऑफ इसराइल इससे बहुत ज़्यादा खुश है। एंटी पाकिस्तान जितनी भी फोर्सेस हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे नदामत और शर्म से सर झुक जाने चाहिए कि कोर कमांडर के हाउसेस पे, GHQ पे, सरकारी इमारत पे, ये आपका आप खुद भी कंटोनमेंट से गुजरते हैं, मतलब स्टेट प्रॉपर्टी है, जिना स्टेट प्रॉपर्टी जो है जिना हाउस, तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ हुआ। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी ये बहुत बड़ी फेलियर है। एक मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए था कि भाई किसी सूरत में भी जो वायलेंट नहीं होंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा, तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी। लेकिन अगर ये कल्चर जो है परवान चढ़ गया तो फिर ना हमारे एक दूसरे के घर सब सेफ़ होंगे, ना हमारी प्रॉपर्टी सेफ़ होंगी, ना मुल्क सेफ़ होगा। लेकिन मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि मैं अफवाज पाकिस्तान को, अपने फ़ौजी जवानों को ट्रिब्यूट भी पे करता हूँ कि उन्होंने जिस तहम्मुल, जिस बुर्दबारी और जिस बर्दाश्त का मुजाहरा किया है कि कोई किसी किस्म का जानी नुकसान न हो, ये काबिल सताइश है कि उन्होंने बिल्कुल जो है रेस्ट्रेंट शो किया है ताकि किसी किस्म का भी कोई जानी अच्छा, ये जो आप फरमा रहे हैं उससे तो एक तासुर ये मिलता है कि इमरान खान साहब की फिर ये उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। आज भी जब अदालत में बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो मालूमात की रसाई नहीं थी, मैं तो गिरफ्तार हो गया था, तो जो कुछ मुल्क के अंदर हुआ उसमें मेरी जिम्मेदारी तो कोई नहीं है। मुझे तो देखें एक बात तो आपको करनी पड़ेगी अगर इस मुल्क को आपने बचाना है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी स्ट्राइक की कॉल दे कोई भी जमात, चाहे वो PDM हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, अगर कोई तोड़ फोड़ होती है, नुकसान होता है, तो वो जमात उसकी ज़िम्मेदार होनी चाहिए और उसकी, वरना ये मुल्क मैं आपको बता दूं कल खान साहब आ जाएंगे तो दूसरे तोड़ फोड़ करेंगे।
क्या ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, नून के पास स्ट्रीट पावर नहीं है? तो ये जंगल का कानून बन जाएगा। देखें, हमें करना ये चाहिए, मैं ये समझता हूँ, करें डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन हमारे ग्लासगो में डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, लंदन में डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर नहीं होती। यहाँ तो दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, लोगों के बिजनेस फेल हो जाते हैं, हर रोज़ यहाँ जी जुलूस निकल रहा है, यहाँ ये धरना दिया जा रहा है। तो भाई मखसूस जगह होनी चाहिए हर शहर में, और किसी का जी चाहता है प्रोटेस्ट करने का, जाए अपनी ताकत शो करे, टीवी को बुला ले, वहाँ जलसा कर ले, जुलूस कर ले, लेकिन कोई ना कोई हमें इसका हल जो है बहसीत पाकिस्तानी कौम निकालना पड़ेगा। बट चौधरी साहब ये बताइएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जब हुकूमत भी थी उस वक्त बड़े मिसाली ताल्लुकात थे, 1 पेज था एस्टैब्लिशमेंट के, वो ब्लू आइड थे। अब जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट भी तब्दील हो गई, बहुत कुछ तब्दील हो गया है। इमरान खान साहब की जमात की उनकी ज़ाती बड़ी ख्वाहिश है कि मामलात दुरुस्त हों, लेकिन उनका जो तर्ज अमल है कि वो एक डेकोरेटेड अफसर का नाम ले लेकर उनको गलत नामों से पुकार के कहते हैं कि ये मुझे अगर कुछ हुआ तो ये फलाना शख्स जिम्मेदार होगा, 2 दफ़ा मुझे कत्ल करवाने की उन्होंने कोशिश की। जब वो उनका तर्ज अमल ये होगा तो आपके नज़दीक क्या वो अपने फॉलोअर को, अपने सपोर्टर को जो कि मौजूद है, उससे प्रवोक खुद नहीं करते, और फिर जब वो ये कहते हैं कि नहीं मेरा तो जिम्मेदारी? देखें, मुझे ये बताएं कि जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ है पूरी दुनिया में, वो बयानियाँ किसने बनाया है? तहरीक इंसाफ ने बनाया। और ये वही एस्टैब्लिशमेंट थी जिसने हमें ब्लाइंड सपोर्ट की थी, और ये वही एस्टैब्लिशमेंट थी जिसकी तारीफ़ें खान साहब करते थे, और हम वही लोग थे जो बार बार कहते थे कि जब हालात जो हैं कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे थे, तो जो वाइज लोग हैं विद इन दी पार्टी, वो बार बार, मैंने कहा, कोर कमेटी में कहा, मैंने कहा सर ये जो है हमारी हुकूमत जो है, अगर वो न्यूट्रल हो जाएं तो 24 घंटे हमारी हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती। हर वक्त में इनके हम बहने, हम इनके साथ कन्फ्रंटेशन जो है किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और खान साहब ने कहा बिल्कुल, वो तो हमारा हमेशा साथ देते हैं, हम उनके साथ किसी नहीं। आप तो खान साहब को जानते हैं, आप इमरान खान साहब को क्या कोई वर्गला देता है, या उनका अपना माइंडसेट चेंज हो जाता है कि वो फिर, जैसे देखिए जब नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी तो इमरान खान साहब ने पूरी कैंपेन चलाई, और उन्होंने एक इंटरव्यू में एक दिन कहा कि नहीं जो हुकूमत है वो जिसको मर्जी लगा दे, फिर उन्होंने एक पूरी कैंपेन चलाई। फिर मैं आपको एक बात बताऊं जी, मेरा दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ, मैं खुश नहीं है सर, मैं समझता हूँ कि एक होप थी। देखे ना, हम लोग नून को छोड़ के किसी को ज़ाती फ़ायदे के लिए तो नहीं पाकिस्तान तहरीक में आए थे, गवर्नरशिप छोड़ के, और वो लोग इज़्ज़त भी करना जानते थे। तो हम तो एक इनकलाब के लिए, एक नए पाकिस्तान के लिए, एक रूल ऑफ लॉ के लिए, गुर्बत को ख़त्म, तो ये नया पाकिस्तानी तो है जिसमें तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी चीज़ें देख के हम आए थे। लेकिन बदकिस्मती से वो जो हमारी तवक्कात थी, जो हमारी ख्वाहिशात थी, क्यों पूरी नहीं हो सकी कि खान साहब के इर्द गिर्द नाहल, इनकम्पिटेंट, करप्ट और खुशामदी टोलों और गैर सियासी टोलों ने उनके गिर्द घेरा जो डाल लिया। वर्कर जो है उनसे दूर हो गया, सच कहने वाले लोग उनसे दूर हो गए, और जिसका खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भुगत रही है, और ख़ास कर कारकुन भुगत रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा दिल दुखता है, क्योंकि ये जो कारकुन हैं ये बेचारे क्रिमिनल नहीं हैं, सारी बात है, वो तो सियासी कारकुन, ये सियासी कारकुन है। ये इमरान खान की मोहब्बत में, और इनको जिस तरीके से वर्गलाया गया, और जिस तरीके से इनको जो है इन सरकारी अमलाक को तोड़ फोड़ के लिए कहा है, ये इनोसेंट विक्टिम्स हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ज़रूर ये मदीब करूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि जी ये तो शरपसंद जो हैं वो आ गए थे, यकीनी तौर पर शरपसंद भी होंगे, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि जो PTI का कारकुन है वो वहाँ से मीट चोरी कर सकता है, वहाँ से कोई बतखें चोरी कर सकता है। ये सब कुछ हुआ है, ये हुआ, वहाँ शरपसंद अनासर शामिल होंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो जो शरपसंद अनासर होते हैं, भाई दुनिया में जो शरपसंद अनासर आते हैं वो अपना चेहरा छुपा के जाते हैं। ये तो हमारे पार्टी के वर्कर बेचारे जो हैं सादा सीधा वो बना के वीडियो फिल्म अपने आप को खुद जो है अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, लगा रहे हैं। हालात बड़े तल्ख हो चुके हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि इंजीनियर्ड फैसले हैं, फिक्स्ड फैसले हैं, और उन्होंने कहा कल भी वही होगा जो अब हो रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब को शायद ये भी फ्रस्ट्रेशन है कि आज की एस्टैब्लिशमेंट से उनकी कुर्बत नहीं बढ़ रही और उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। ये मामला सुलझेगा कैसे चौधरी साहब? इसका मामले को सुलझाने का तरीका एक ही है कि तमाम सियासी पार्टियाँ जो हैं मिलकर बैठें,
रूल ऑफ द गेम तय करें आप। कौन से वो बैठने को कोई तैयारी नहीं, आपको पता है एक इलेक्शन की डेट फाइनलाइज नहीं हो पाती और नहीं, मैं आपको बताऊं कहाँ बैठेंगे। असल में प्रॉब्लम ये है मुनीब कि अब अदालतें भी कंट्रोवर्शियल हो गई हैं बदकिस्मती से, जो मर्जी कर लें। ये जो इलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं PDM के लोगों को मिलता हूँ, तहरीक इंसाफ के लोगों को मिलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये जो है इलेक्शन आप क्यों नहीं करवाते, इलेक्शन करवाएं। तो वो कहते हैं जी हम बुंदियाल की मौजूदगी में कैसे करवा सकते हैं, वो तो पार्टी बने हुए हैं। मतलब जब ऐसी एक फीलिंग आ जाए, वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन मैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल बरमला कहते हैं वो कि भाई जी वो तो एक पार्टी बन गए हैं, वो पार्टी का हिस्सा है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए सूरत हाल। चलें चौधरी साहब, आपने बड़ी सेन गुफ्तगू की है, शायद अब सियासी जमातों को सोचना भी चाहिए, लेकिन शायद ये बातें भी क्लीशे हो गई हैं, सुनने सुनाने वाला वक्त भी शायद। आज जो तलखी हुई और जो इस वक्त हुकूमत को फ्रस्ट्रेशन है कि इमरान खान साहब को रिलीफ क्यों मिला, और अब मौलाना साहब अगर कह रहे हैं कि इंजीनियर्ड है सारा मामला, तो अब इस पर क्या कहा जा सकता है। अदालतें भी अपने फैसलों से अपनी इज्जत कराती हैं, डंडे के ज़ोर पर तो कोई किसी की इज्जत करता नहीं। बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।